वेलकम स्टूडेंट्स, एकलव्य आईएएस एकेडमी में स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर रॉय और अभी जो हम टॉपिक देखेंगे वो है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। तो रिप्रोडक्शन का मोड यानी कि रिप्रोडक्शन का तरीका ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिनेशन यानी कि परागन कैसे होता है और उसका प्रजनन कैसे होता है, ये दोनों जानना एक प्लांट ब्रीडर या पादप प्रजनक के लिए ज़रूरी है। क्योंकि उस हिसाब से अपना वो ब्रीडिंग प्रोग्राम यानी कि जो रिसर्च का तरीका है, मेथड है, वो उस हिसाब से वो डिज़ाइन करता है, वो तय करता है कि उसका प्रजनन। क्योंकि अगर परपरागित फसल है तो उसके लिए अलग तरीका उसको अपनाना होगा, अगर स्वपरागित है तो उसके लिए अलग तरीका अपनाना होगा। तो प्रजनन का तरीका और पॉलिनेशन का तरीका, पॉलिनेशन कैसे होता है, ये जानना ज़रूरी है ब्रीडर के लिए। तो इसलिए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है। तो चॉइस ऑफ ब्रीडिंग प्रोसीड्योर मतलब प्रजनन का कौन सा मेथड, कौन सा तरीका वो अपनाएगा, ये डिपेंड करेगा कि उसमें प्रजनन और परागन जो है वो किस तरीके से होता है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन बोलता है कि वो प्रोसेस है, वो विधि है जिसके द्वारा कोई भी जीवित वस्तु, जीवित प्राणी जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, वो अपने ही जैसे एक दूसरे जीवित प्राणी की उत्पत्ति या करती है। तो सिमिलर काइंड, जिसमें कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू द ऑफस्प्रिंग ऑफ सिमिलर काइंड, उसी प्रजाति का, और जो नया ऑफस्प्रिंग होता है, नया जो प्रजाति नई जो उत्पत्ति होती है वो उसी प्रजाति की होती है। तो ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे कोई भी जीवित प्राणी या पौधा जो है अपनी ही तरीके के एक सिमिलर काइंड की एक जीवित प्राणी या पौधे की उत्पत्ति करती है। तो रिप्रोडक्शन से ये तय हुआ कि ये संयुग्मजी है, विषमयुग्मजी है। संयुग्मजी, विषमयुग्मजी, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, जैसा कि हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट पे देखे हैं कि जो होमोलोगस जो क्रोमोसोम है उन दोनों में अगर सेम जीन मौजूद हैं, जैसे कैपिटल टी मौजूद है, तो इसको हम होमोजाइगस कंडीशन बोलते हैं या समयुग्मजी बोलते हैं। और अगर इसमें हेटेरोजाइगस कंडीशन है यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, दो जीन के अलग अलग एलील हैं, तो उसको हम हेटेरोजाइगस बोलते हैं। तो अगर स्वनिषेचन होगा तो ज़्यादातर चांस है कि ये ऐसा ही रहेगा होमोजाइगस, या तो कैपिटल टी रहे या स्मॉल टी रहे, इस तरह का रहे, तो ये होमोजाइगस कंडीशन होगा। और अगर परपरागण होगा तो उसमें हेटेरोजाइगस कंडीशन आएगा। और क्रॉप प्लांट में जो रिप्रोडक्शन का तरीका है वो मेनली दो तरह का है, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किसको बोलेंगे? जिसमें कि मेल और फीमेल गैमेट का यानी युग्मकों का, यानी कि शुक्राणु या अंडाणु बोलें या परागकण या अंडा बोलें, बीजांड बोलें, उनका फ्यूजन नहीं होता है। मतलब स्पेशलाइज कोई अलग कोशिका नहीं है जो एक दूसरे से फ्यूज़ करती है और करके रिप्रोडक्शन होता है। ये कहाँ से होता है? तो कोई भी वेजिटेटिव पार्ट प्लांट से हो सकता है, यानी कि पौधे का तना, पौधे का जड़, पौधे की लीफ, वो कहीं से भी हो सकता है। तो वेजिटेटिव पार्ट से अगर हो रहा है तो अदर देन फ्लावर, रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब ऐसा हिस्सा जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेता है। तो पौधे में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो कि प्रजनन में हिस्सा लेने वाला जो पौधे का पार्ट है, वो है उसका फ्लावर यानी कि फूल। तो फ्लावर को छोड़ के और किसी भी हिस्से से अगर नई पीढ़ी बन रही है तो उसको वेजिटेटिव पार्ट्स से बन रही है तो उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलेंगे। और दूसरा जो मेथड है जिसमें ये हो रहा है कि जो एम्ब्रियो जो बन रहा है वो डेवलप कर रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब वो बन तो रहा है, बीजांड से ही वो डेवलप हो रहा है नया पौधा, लेकिन वो विदाउट फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के बिना, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो जब विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है यानी कि परागकण का कोई रोल नहीं है, बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पौधे में जो है, जिसमें कि मेल और फीमेल युग्मकों का मिलन नहीं हो रहा है, फ्यूजन नहीं हो रहा है, उसको हम एसेक्सुअल, उसके बिना जब नई पौधे की उत्पत्ति हो रही है तो उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और ये दो तरीके का होता है, एक है वेजिटेटिव, जब पौधे के कोई हिस्से से नया पौधा बन रहा है, और दूसरा होता है जब वो बीजांड से ही बन रहा है लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के, तो उसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जैसा कि हम जानते हैं कि ये होता है उस पौधे के ज़मीन के नीचे वाले हिस्से यानी अंडरग्राउंड पार्ट से, सबएरियल पार्ट से, जो पौधे की सतह, ज़मीन की सतह पर होता है, बल्बिल्स से, उसमें बल्ब जैसा बनता है, उससे हो सकता है। तो पौधे के कई हिस्सों से इस तरीके का रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो इसके एग्जांपल्स हम पहले के क्लास में जैसे
स्कूल के समय भी हम पढ़ चुके हैं। तो इसको हम जैसे देखेंगे, अंडरग्राउंड स्टेम के जो पार्ट हैं वो कई तरह के पार्ट होते हैं, जैसे कि राइजोम, कॉर्म और ट्यूबर और सबेरियल स्टेम। तो जैसा कि हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जानते हैं कि हम अंडरग्राउंड स्टेम के द्वारा होता है, या सबेरियल स्टेम्स के द्वारा होता है, या रूट्स के द्वारा भी होता है, और आपके लीव्स के द्वारा भी होता है। तो इसको हम अलग से इसको देखेंगे कि ये किस किस प्रकार के होते हैं। तो एक स्लाइड है जिसमें एक मैंने कंबाइंड वे में दिखाने का कोशिश किया है आपको कि किस तरीके का होता है। जैसे वेजिटेबल, जैसे कुछ रूट्स के द्वारा भी होते हैं या स्टेम के द्वारा होते हैं, जैसे राइजोम है, ये ट्यूबर जो है पोटैटो के द्वारा होता है। इसी तरीके से ये स्टोलन और ऑफसेट, ये कुछ अलग अलग तरीके हैं। रनर और रनर, सकर, स्टोलन, ये अलग अलग तरीके हैं जिनके द्वारा रिप्रोडक्शन। ये जैसे बल्ब है, तो इसका हम एक अलग से देखेंगे, एक लेक्चर में देखेंगे कि ये किस तरीके से होते हैं। अभी हमारा जो इस लेक्चर में हम देख रहे हैं, ये हम दूसरा वाले पर पहले फोकस करेंगे, एपोमिक्सिस के ऊपर। ये भी एक स्लाइड है जिसमें जैसे लीफ से होता है, ब्रायोफाइलम में नया प्लांट बनता है, और जैसा आर्टिफिशियली भी किया जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जैसा कटिंग के द्वारा उसका पौधे का कटिंग लगा के या एयर लेयरिंग करके, उस हवा में उसके कुछ हिस्से को काट करके और वहाँ से आर्टिफिशियली किया जाना, ये कुछ मेथड्स हैं। जैसे ग्राफ्टिंग के द्वारा किया जाता है, या क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, या अप्रोच ग्राफ्टिंग, ये ग्राफ्टिंग या बडिंग, ये कई तरीके हैं जिसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो मेथड्स हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस का, इसको हम अलग से एक लेक्चर में देखेंगे। अभी हम जो देखेंगे वो है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस मतलब वो तरीका जहाँ पर कि बीजांड से बीज का डेवलपमेंट हो रहा है, फ्रूट्स का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट, मेल युग्मक, पुंग युग्मक और स्त्री युग्मक, इन दोनों का फ्यूजन नहीं हो रहा है। तो एपोमिक्सिस जो है एक ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, जहाँ एपो का मतलब है एवे और मिक्सिस का मतलब है एक्ट ऑफ मिक्सिंग और मिंगलिंग। मतलब मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, मेल युग्मक, फीमेल युग्मक का मिक्सिंग नहीं हो रहा है, उसके बिना हो रहा है। ये मैंगो में देखने को मिलता है, साइट्रस यानी कि नींबू के जो फैमिली है उसमें भी ये देखने को मिलता है। तो इसमें बीज तो बनते हैं, लेकिन एम्ब्रो जो है, जो डेवलप होता है, वो बिना फर्टिलाइजेशन यानी कि बिना निषेचन के एम्ब्रो का डेवलपमेंट होता है। तो प्लांट्स इसमें जो बनेंगे, चूँकि बिना निषेचन का हो रहा है, यानी कि मेल गैमेट यानी कि परागकण और बीजांड का में ओव्यूल में जो एग है उसके बिना निषेचन का हो रहा है, मतलब जीनोटाइप जो है अलग जीन कहीं से नहीं आ रहे हैं। तो जिस प्लांट में ये डेवलप होते हैं, जिस पौधे में ये बनते हैं, वो नया पौधा जो है बिल्कुल आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट की जैसा, जिस प्लांट से वो बन रहा है, जिसको कि हम क्लोन्स कह सकते हैं कि बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। तो इनका जीनोटाइप जो है, ये जीनोटाइप जो है, इन जो नया पौधा बनता है उसका जीनोटाइप बिल्कुल आइडेंटिकल यानी कि समान होता है। जिस पौधे में बन रहा है उसमें जो जीन है, नए पौधे में वही जीन होंगे, तो उसके लक्षण भी उसी प्रकार के होंगे। तो पेरेंट प्लांट के जैसा, जिसको हम क्लोन्स भी कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे, मतलब जो मेल गैमेट या फीमेल गैमेट के मिलने से जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, उस तरह का रिप्रोडक्शन जहाँ पे एपोमिक्सिस होता है, वहाँ पे या तो सप्रेस्ड है, मतलब बिल्कुल दबाया हुआ नहीं के बराबर होता है, या एब्सेंट होता है। जहाँ पे एपोमिक्सिस हो रहा है वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो सप्रेस्ड होता है या एब्सेंट होता है। सप्रेस्ड मतलब उसको दबा दिया गया है, होता है, बहुत कम होता है। इसका मतलब वहाँ पे कभी कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो ये इसका मतलब जो एपोमिक्सिस जो दिखाते हैं, जहाँ पे एपोमिक्सिस होता है, वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कभी कभी हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है कि जहाँ पे कभी कभी हो रहा है, तो उसको हम फैकल्टेटिव कहते हैं। फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस मतलब ऐसे पौधों में जिसमें सेक्सुअल एपोमिक्सिस ही नॉर्मली हो रहा है, लेकिन कभी कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी उसमें हो जाता है। तो ऐसा प्रजनन भी जिसमें हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव टाइप का एपोमिक्सिस। और ऐसे पौधे जहाँ पर कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एपोमिक्सिस होता है, वेजिटेटिव ही होता है, उसको हम बोलेंगे ऑब्लिगेट।
तो जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटली एब्सेंट है, मतलब इस तरह का प्रजनन है ही नहीं, इसको हम बोलते हैं ऑब्लिगेट टाइप का एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस मेनली दो तरह का हुआ, एक मतलब होने या ना होने के आधार पर, अगर वो कभी कभी होता है तो उसको हम फैकल्टेटिव बोलते हैं, और अगर कभी भी नहीं होता है तो ऐसा एपोमिक्सिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी कभी हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस है। और ऐसे पौधे जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल ही एब्सेंट है और सिर्फ एपोमिक्सिस हो रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑब्लिगेट टाइप। तो ये एक मैंने इसके आगे जब हम देखेंगे उसके पहले हमको थोड़ा इसका स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका, खास करके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, क्योंकि एपोमिक्सिस में बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना निषेचन के सीड और फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसलिए खास करके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हमको थोड़ा समझना ज़रूरी है। ये एक उसका फोटोग्राफ है। तो नॉर्मली इसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, जहाँ पर परागकण गिरता है, उसके बाद ऐसा ट्यूब उसमें से, ये स्टाइल, जिसको ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है उसको हम स्टाइल बोलते हैं। और यहाँ से ये पॉलन ट्यूब जो परागकण गिरा है वो एक ट्यूब के फॉर्म में आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ के यहाँ से ये बीजांड जिसके अंदर एग है, एग न्यूक्लियस है, उसको आके ये निषेचित करता है। तो ये ओवरी है, और ये जो है ओव्यूल है, या बीजांड जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। इसके अंदर एक एम्ब्रियो सैक है जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कोशिकाएं होती हैं, जिसमें से एक बीच में जो है वो एग न्यूक्लियस होता है, जिसको हम एग न्यूक्लियस बोलते हैं। तो परागकण से जो ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर आता है उसमें से 2 न्यूक्लियस आते हैं, 2 केंद्रक आते हैं। तो एक केंद्रक आके इस एग के साथ फ्यूज़ करता है, और एक जो है ये बीच में 2 कोशिकाएं होती हैं उनके साथ फ्यूजन करता है। तो इसलिए ये जो निषेचन है इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन वर्ड भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक आके यहाँ को निषेचित करता है और एक यहाँ पे जो पोलर न्यूक्लियाई रहते हैं उनके साथ में भी ये फ्यूजन करता है। तो इसका अब जो है ये वाला हिस्सा है, जब बिना निषेचन के सीड का और फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें ये वाले हिस्से से होता है। ऊपर वाला हिस्सा कोई वहाँ पे रोल नहीं है, इसी हिस्से से होता है। तो इस हिस्से को हम थोड़ा सा विस्तार में देखेंगे। तो इस हिस्से को जब हम विस्तार में देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि ये बीच में, जिसको एम्ब्रियो सैक हम बोलते हैं, इसके अंदर एक एग सेल होता है और सिनर्जिड्स होते हैं, 2 सिनर्जिड्स होते हैं और एक एग सेल होता है। ये एग सेल है और 2 सिनर्जिड्स या उसकी सहायक कोशिकाएं 2 होती हैं। और इसका ये जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर के द्वारा, ओव्यूल के अंदर ये एक स्ट्रक्चर के द्वारा जॉइंट होता है, जिसको कि जहाँ पे जॉइंट वाला पोर्शन है उसको हम बोलते हैं हाइलम। जिस पॉइंट पे ये जॉइंट होता है उसको हाइलम बोलते हैं। और जहाँ से जो परागकण का जो ट्यूब है वो एंटर करता है अंदर, और केंद्रक अंदर एंटर करता है, उस जो छिद्र होता है या ओपनिंग होता है उसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। इसके अंदर ये जो ओव्यूल है या बीजांड है, ये ओव्यूल के अंदर जो है कोई एक कोशिका जो कि मेगास्पोर मदर सेल में चेंज करती है, और उसी में बार बार विभाजन होके ये एम्ब्रियो सैक बनता है। तो और इसके जो इस ओव्यूल के अंदर जो ओव्यूल के जस्ट बाहर की जो 2 सतहें होती हैं, जिनको हम इंटेगुमेंट्स बोलते हैं, इसको इंटेगुमेंट्स बोलते हैं। और ओव्यूल के अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं, ये बीजांड के अंदर की जो कोशिकाएं, दूसरी कोशिकाएं होती हैं, उसको न्यूसेलस बोला जाता है। तो जब बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना निषेचन के यहाँ से एक सीड का डेवलपमेंट या फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, तो कभी हो सकता है कि ये इंटेगुमेंट्स यहाँ ये विकसित होके वो फ्रूट बन जाए और सीड बन जाए। कभी न्यूसेलस से नया प्लांट का डेवलपमेंट हो सकता है। कभी जो है एग सेल से, बिना मतलब कि अंडाणु जो है एग सेल, उससे हो सकता है। या कभी जो है एंटीपोडल सेल्स से भी हो सकता है, जो दूसरे सिरे पे जो 3 कोशिकाएं होती हैं बीजांड के अंदर, जिसको कि एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। तो ये एंटीपोडल सेल्स और सिनर्जिड्स या एग सेल या बीच में
जो डेफिनेटिव न्यूक्लियस, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है, तो यहाँ से भी कहीं से हो सकता है, यहाँ की किसी कोशिका से हो सकता है, यहाँ की किसी कोशिका से हो सकता है, ये वाला हिस्सा जिसको क्लाजा या चलाजा या बोलते हैं, यहाँ से हो सकता है। तो यहाँ से भी किसी भी हिस्से से एक नए फ्रूट का डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये जो अलग अलग जगहों से जब फ्रूट का डेवलपमेंट होता है तो इसको जो है अलग अलग टर्म इसके लिए यूज़ किया गया है। तो ये जो क्या क्या टर्म यूज़ किया गया है, कौन कौन से इसके प्रकार हैं, ये हम अभी देखेंगे। जैसा कि हम पिछले स्लाइड में देखें कि जो एम्ब्रियो का पार्ट है या बीजांड का हिस्से हैं, अलग अलग हिस्से हैं, वहाँ से डेवलपमेंट होके फ्रूट्स का या सीड्स का या नए प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है। तो उसके आधार पर कौन से हिस्से से वो डेवलप हो रहा है, उसके आधार पर इसके 4 प्रकार हैं। एक है, पहला है पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस बोलता है कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट वो एग सेल से हो रहा है या एम्ब्रियो सैक के अंदर जो दूसरे सेल से हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर कौन कौन से सेल होते हैं? एक तो यहाँ एग सेल और 2 सिनर्जिड्स होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई यहाँ होते हैं, और यहाँ पे 3 जो है वो एंटीपोडल सेल होते हैं। तो या तो एंटीपोडल सेल से हो या एग सेल से हो, या तो एग सेल से डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो का, या एग्स के अलावा और कोई भी सेल से डेवलपमेंट हो रहा है। तो ऐसा जब एम्ब्रियो बनता है, या तो एग सेल से बने या बाकी किसी भी कोशिका से बने बिना फर्टिलाइजेशन के, तो उस घटना को हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस का मतलब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एग सेल या एनी अदर सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक। दूसरी घटना जो है जिसको बोलते हैं एपोगैमी। तो ये बोलता है कि एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट हो रहा है ये आइदर सिनर्जिड से हो रहा है और एंटीपोडल सेल से हो रहा है। मतलब या तो ये सिनर्जिड से हो रहा है या एंटीपोडल सेल से। तो यहाँ से या यहाँ से जब हो रहा है तो हम इसको बोल रहे हैं एपोगैमी। और जब एग सेल से हो रहा है, ये एग सेल से हो रहा है, तब इसको हम बोल रहे हैं पार्थेनोजेनेसिस, या यहाँ के कोई और कोशिका से हो रहा है। तो जब यहाँ से या यहाँ से हो रहा है तो उसको हम बोल रहे हैं एपोगैमी। मतलब आइदर सिनर्जिड से वो डेवलप हो रहा है या एंटीपोडल सेल से डेवलप हो रहा है। तो जब सिनर्जिड से या एंटीपोडल सेल से जब डेवलप हो रहा है तो उसको एपोगैमी बोलते हैं, और जब एग सेल से या यहाँ के किसी कोशिका से डेवलप हो रहा है तो उसको हम पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। तीसरा तरीका जो है वो है एपोस्पोरी। तो एपोस्पोरी में बोलता है कि यहाँ बोला है कि फर्स्ट डिप्लॉयड सेल ऑफ ओव्यूल लाइंग आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक डेवलप्स इनटू अनदर एम्ब्रियो सैक। मतलब ये जो एम्ब्रियो सैक है, इसके बाहर जो डिप्लॉयड कोशिकाएं हैं, यहाँ से जो है कोई सेल डेवलप हो करके एक नया एम्ब्रियो सैक बनाता है। तो ऐसा अगर हो रहा है विदाउट रिडक्शन मतलब उसमें मियोसिस नहीं होगा, क्रोमोसोम की संख्या आधी नहीं होगी। तो ओव्यूल या बीजांड के बाहर के किसी कोई सेल से जब ये डेवलपमेंट हो रहा है, तो ऐसा जब डेवलपमेंट हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं एपोस्पोरी। एपोस्पोरी में ही एक और इसका वेरिएशन है, इसमें एक और डिफरेंट टाइप है डिप्लोस्पोरी। जब बोल रहा है कि एम्ब्रियो सैक इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगास्पोर विच में मोर जनरली बी डिप्लॉयड। मतलब ये बोल रहा है कि जब ये ओव्यूल का या बीजांड का बनना शुरू होता है, बनना शुरू कब होता है? ये ओवरी के अंदर, ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर कोई एक कोशिका जो है वो मेगास्पोर मदर सेल में बदलती है, और फिर उसका मियोसिस होके फिर उसमें से ये बीजांड बनता है। तो जब वो मेगास्पोर मदर सेल बना, उसके बाद उसमें मियोसिस नहीं हुआ, मियोसिस नहीं होके वो सीधे एम्ब्रियो सैक में डेवलप कर जाती है। तो ऐसा अगर होता है तो उसको डिप्लोस्पोरी बोलते हैं। तो ये डिप्लॉयड स्टेट रहता है, यानी कि 2n का कंडीशन रहता है, क्रोमोसोम की संख्या आधी नहीं होती है, इसलिए डिप्लो वर्ड यूज़ किया है। तो डिप्लोस्पोरी मतलब वहीं से ये एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, आगे वो बीजांड के बनने की प्रक्रिया जो है वो उसमें होती नहीं है। चौथा टाइप है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या बोल रहा है कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि एम्ब्रियो जो बन रहा है वो डायरेक्टली फ्रॉम डिप्लॉयड सेल्स। कौन से डिप्लॉयड सेल? यानी कि जिसमें क्रोमोसोम की संख्या जो नॉर्मल कोशिका में है वही है, उससे हो रही है। तो कौन से सेल हैं? या तो न्यूसेलस हैं या फिर इंटेगुमेंट्स हैं, जो कि ओव्यूल के बाहर की जो दीवारें रहती हैं,
तो वहाँ से चलाजा है, न्यूसिलस है, इंटीगुमेंट है, वहाँ से अगर डेवलप हो रहा है तो उसको एडवेंटिव एम्ब्रियोनी बोल रहे हैं। तो मोस्टली एपोमिक्सिस ये 4 तरीके का होता है, एपोस्पोरी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, पार्थेनोजेनेसिस और एपोगैमी। और इसके अलावा एक घटना देखने को मिलती है जिसको जिक्र करना यहाँ ज़रूरी है, जिसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पी में भी क्या हो रहा है, फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, यानी कि बिना निषेचन के फल जो है वो तैयार हो रहा है। और एपोमिक्सिस में भी बिना निषेचन के जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। तो उसमें और उसमें अंतर क्या है, इसमें ये होता है कि इसमें जो फ्रूट बनते हैं उसमें बीज नहीं होता है, तो ये सीडलेस होता है। जबकि एपोमिक्सिस जब होगा तो उसमें सीड भी बनेगा, सीड भी बनता है और एम्ब्रियो जो डेवलप जब होता है तो उसमें सीड भी बनता है। पर पार्थेनोकार्पी में कभी सीड नहीं बनेगा। तो ये सीडलेस, इसलिए इनको सीडलेस बोला जाता है या वर्जिन फ्रूट्स बोला जाता है। वर्जिन फ्रूट्स यानी कि इसमें निषेचन नहीं हुआ तो वर्जिन फ्रूट्स है, और सीडलेस है, इसका एक एग्जाम्पल है बनाना, जो कि एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। तो इस इकोनॉमिकली ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सीड नहीं होता है, तो एक द रूडिमेंट्री सीड होगा छोटा, तो ये कमर्शियल वैल्यू इसका इसलिए ज़्यादा है। तो एपोमिक्सिस, जैसा कि हम देखें कि एपोमिक्सिस में जब बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो का और सीड का, तो ये जो है प्लांट ब्रीडर के लिए बोला है कि न्यूसेंस है। न्यूसेंस मतलब ये बहुत उसके लिए विरक्ति की चीज़ है, मतलब उसके लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है पादप प्रजनक के लिए, क्योंकि पादप प्रजनक को जहाँ क्रॉस बनाना है, यानी कि नया कॉम्बिनेशन देखना है, क्रॉसिंग करना है, उसमें अगर एपोमिक्सिस हो रहा है तो क्रॉसिंग होगा ही नहीं। तो वो उसमें क्रॉसिंग नहीं होगा तो नया रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगा, नया वेरिएशन नहीं आ पाएगा। तो जहाँ पे वो सेक्सुअल प्रोजेनी चाहता है, यानी कि थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा वो नई पीढ़ी उत्पन्न करना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि दोनों प्लांट के हम जीनों का एक साथ आए, उसमें आदान प्रदान हो और उससे नई पीढ़ी आए, तो वो चीज़ एपोमिक्सिस में नहीं हो पा जाएगा, नहीं होगा। तो इसलिए प्लांट ब्रीडर के लिए ये स्थिति जो है बहुत अच्छी स्थिति, जहाँ पर कि वो क्रॉस करना चाह रहा है वहाँ पर ये स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन ये स्थिति अच्छी कहाँ पर है ये हम देखेंगे। तो ये स्थिति अच्छी कहाँ है, अगर हमारे पास कोई सुपीरियर जीनोटाइप है, मतलब ऐसी कोई किस्म है, ऐसा कोई पौधा मिला है जिसमें कि अच्छे जीन्स हैं, जिसमें अच्छे जीन का कॉम्बिनेशन है, और उसमें अगर एपोमिक्सिस होता है तो एपोमिक्सिस से जो भी पौधा नया पौधा बनेगा वो चूँकि एक ही पेरेंट से बन रहा है, दूसरे पेरेंट का क्रोमोसोम्स उसमें आया ही नहीं है क्योंकि निषेचन नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली जिस पेरेंट से वो बन रहा है उसी के जैसा होगा। तो उसका जीनोटाइप जो है पीढ़ी दर पीढ़ी एक जैसा बना रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो कैरेक्टर्स जो लक्षण जो है वो फिक्स हो जाएंगे, लगातार हर पीढ़ी में वही मिलता रहेगा, तो वहाँ पर ये अच्छा है। कंजर्वेशन ऑफ हेट्रोसिस, हेट्रोसिस यानी कि संकर ओज इसको कहते हैं, जहाँ पर दो अलग अलग पेरेंट्स का, जो जनक का जब हम क्रॉस बनाते हैं तो जो हाइब्रिड मिलता है, F1 मिलता है, उसके गुण या उसके लक्षण दोनों पेरेंट्स से और ज़्यादा विकसित या ज़्यादा डेवलप्ड रहते हैं, उन या मात्रागत तौर पर भी अगर देखें तो उनसे ज़्यादा रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पौधा ले रहे हैं जिसका उपज जो है 20 क्विंटल 1 एकड़ में हो रहा है, दूसरा ले रहे हैं 22 क्विंटल हो रहा है, और दोनों को जब हम क्रॉस बना रहे हैं तो हो सकता है जो हाइब्रिड मिले उसका उपज जो है 26-27 क्विंटल एकड़, मतलब दोनों पेरेंट्स से वो बेहतर है। तो इस तरह का जो कंडीशन है उसको हम हेट्रोसिस या संकर ओज बोलते हैं। तो ऐसा अगर हेट्रोसिस, ये एक मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऐसा किसी दूसरे में भी हो सकता है, जैसे फल के आकार में, उसमें प्रोटीन कंटेंट में, या नंबर ऑफ़ फ्रूट्स, एक ज़्यादा फल लग रहे हैं पौधे में, या कम समय में फल आ रहा है, ये सब भी हो सकता है। तो ऐसा अगर कोई चीज़ मिल रहा है और उसमें इस तरह का एपोमिक्सिस मिलता है तो भी अच्छा है, क्योंकि वो हर पीढ़ी में वो एपोमिक्सिस के द्वारा नई नई पीढ़ी बनती जाएगी और उसमें जीन्स में कोई चेंज नहीं आएगा। रैपिड प्रोडक्शन ऑफ प्योर लाइंस, मतलब ऐसे लाइन, ऐसे ऐसा एक पॉपुलेशन जिसमें सब होमोजाइगस यानी कि समयुग्मक कंडीशन में हो। तो इसमें से एक बार अगर प्योर लाइन बनाना है यानी समयुग्मक वाले कंडीशन बनाना है, तो इससे एक बार अगर जो एक हमको मिला है, ऐसा कोई पौधा मिला है जो समयुग्मकी है, मतलब उसमें दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम जीन है, सेम एलील मौजूद है, तो उसका अगर हम एपोमिक्सिस के थ्रू प्रोडक्शन करेंगे तो जल्दी हमको एक पॉपुलेशन मिल जाएगा। और मैटरनल इफेक्ट
मतलब जो इफ़ेक्ट एक पौधे से आ रहा है जिसको फीमेल पेरेंट से इफ़ेक्ट, उसमें कुछ अच्छी कैरेक्टर्स हैं, तो उसको अगर हम एपोमिक्सिस के द्वारा उसकी प्रजाति बढ़ाते हैं तो वो इफ़ेक्ट हमेशा मिलता जाएगा, हर पीढ़ी में मिलता जाएगा, क्योंकि दूसरी पीढ़ी से दूसरे पेरेंट्स का कोई यहाँ रोल नहीं है, क्योंकि दूसरी पीढ़ी से कोई परागकण या कुछ नहीं आ रहा है। तो ऐसा मैटरनल इफ़ेक्ट कोई अगर अच्छा है तो उसका इस्तेमाल में इन सब केसेस में एपोमिक्सिस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। एपोमिक्सिस का इस्तेमाल यहाँ पे हो सकता है। तो दूसरा जो रिप्रोडक्शन का मेथड है, एक तो हुआ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव जहाँ पे कोई किस अलग डेफिनेट कोई शुक्राणु या अंडाणु या मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा है, तो उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है जिसमें, और दूसरा जो मेथड है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये दो तरीके का रिप्रोडक्शन हम देखते हैं। तो वे सेक्सुअल, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने एक एपोमिक्सिस को हमने अभी देखा कि एपोमिक्सिस क्या होता है। तो दूसरा जो मेथड है रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का, यानी कि युग्मकों का, मेल और फीमेल युग्मकों का अलग अलग पेरेंट से फ्यूजन होता है, उनका मिलन होता है, होके जाइगोट बनता है, जिससे कि फर्दर डिवाइड होके, सेल डिवाइड होके नया एम्ब्रियो बनता है। तो जो प्लांट्स, क्रॉप प्लांट्स होते हैं, जो फसल के लिए जो पौधे इस्तेमाल होते हैं, उसमें जो मेल और फीमेल यानी कि युग्मक जो हैं वो कहाँ बनते हैं, वो स्पेशलाइज अलग स्ट्रक्चर है पौधे में। वो क्या है, तो फ्लावर्स है। तो फ्लावर्स जो है वो रिप्रोडक्शन में यानी कि प्रजनन में हिस्सा लेने वाले अलग स्ट्रक्चर हैं, जहाँ पर कि मेल गैमेट यानी कि दोनों मेल और फीमेल युग्मक जो है जहाँ पर बनते हैं, तो उनको हम बोलते हैं फ्लावर्स। तो फ्लावर्स, ऐसा फ्लावर जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट यानी कि स्टैमेन और पिस्टिल जो दोनों चीज़ मौजूद है, तो उसको परफेक्ट फ्लावर बोला जाता है, या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर उसको बोला जाता है, कि जहाँ पर जो है दोनों मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, जहाँ मेल और फीमेल दोनों हिस्से यानी कि पुंकेसर स्त्री केसर दोनों मौजूद हैं और दोनों फंक्शनल हैं, तो उसको परफेक्ट फ्लावर बोलेंगे या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर बोलेंगे। इसके लिए एक और भी टर्म यूज़ करते हैं, वो है बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर भी उसको बोल सकते हैं। और जहाँ पर ऐसा नहीं है, सिर्फ मेल पार्ट मौजूद है या सिर्फ फीमेल पार्ट मौजूद है, जहाँ पे सिर्फ मेल पार्ट है उसको हम स्टेमिनेट फ्लावर बोलते हैं, और जहाँ पे सिर्फ फीमेल पार्ट मौजूद है उसको हम पिस्टिलेट फ्लावर बोलते हैं। तो पिस्टिलेट फ्लावर सिर्फ फीमेल हिस्सा है, मेल नहीं है, नॉट स्टेमेन, नो स्टेमेन। और यहाँ पे स्टेमिनेट सिर्फ स्टेमेन है, तो पिस्टिल नहीं है, नो पिस्टिल, नो फीमेल पार्ट मौजूद नहीं है। तो स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स, अगर ऐसा है कि स्टेमिनेट फ्लावर और पिस्टिलेट फ्लावर माने कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, मतलब जो फ्लावर बन रहा है वो अलग अलग है। एक फ्लावर बन रहा है जिसमें सिर्फ मेल पार्ट है और एक फ्लावर बन रहा है जिसमें सिर्फ फीमेल पार्ट है, लेकिन वो उग एक ही पौधे पे हो रहे हैं, लेकिन वो ऑकर ऑन द सेम प्लांट। ऐसे कंडीशन पर ऐसे कंडीशन को हम मोनेशियस कंडीशन बोलते हैं, जहाँ पे स्टेमिनेट और पिस्टिलेट दोनों तरह के फ्लावर बन रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल है मेज, मक्के का पौधा, जहाँ पे मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों ही बनता है, और एक स्टेमिनेट और पिस्टिलेट पर दोनों एक ही पौधे पे बनता है। तो इस ऐसे कंडीशन को हम मोनेशियस कंडीशन बोलते हैं। और जहाँ ये अलग अलग पौधे पे होते हैं, यानी कि एक पौधा ऐसा है जिसमें सिर्फ मेल फ्लावर उग रहा है और एक ऐसा पौधा है जिसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर उग रहा है, तो ऐसे को हम बोलते हैं डायशियस कंडीशन। तो अलग अलग फ्लावर, प्लांट में अलग अलग फ्लावर उगते हैं। कुछ मेल फ्लावर, जैसे पपाया में हम देखते हैं, पपीता में, कि अलग अलग मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट में उगता है, तो ऐसे कंडीशन को हम डायशियस कंडीशन बोलते हैं। तो क्रॉप प्लांट्स में हम देखते हैं कि ये जो मेल गैमेट यानी कि पुंग युग्मक बनना या फीमेल गैमेट बनना, स्त्री युग्मक जो बनता है, ये बनने के लिए क्या होता है कि कुछ एक स्पेसिफिक, कुछ अलग किस्म के पौधे अलग किस्म की कोशिकाएं होती हैं उस फ्लावर में, कुछ अलग हिस्से होते हैं, अलग कोशिकाएं होती हैं, जहाँ पर कि इस तरह का मियोटिक डिवीजन होता है, जिसको कि मियोसिस होता है, जिसको कि रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, और होके स्टेमेन और पिस्टिल में ये मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। तो क्रॉप प्लांट्स में क्या होता है, मियोसिस होता है, कुछ स्पेसिफिक सेल, अलग सेल होते हैं, वहाँ पर ये होता है। वो कहाँ होता है, स्टेमेन और पिस्टिल यानी कि पुंकेसर और स्त्रीकेसर, उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक कोशिकाएं होती है जहाँ पर मियोसिस होता है, और मियोसिस होने के बाद माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर यानी कि
ऐसा सेल जिससे कि आगे चल के पुंग युग्मक या मेल युग्मक बनेगा और फीमेल युग्मक बनेगा, वो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनते हैं। तो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दो सेल हैं जो कि आगे चल के पुंग युग्मक या स्त्री युग्मक बनाते हैं। तो ये सेल मियोसिस होने के बाद बनते हैं। तो मियोसिस किस में होता है? कुछ स्पेसिफिक कोशिकाएं, अलग कोशिकाएं होती हैं जो कि पुंकेसर या स्त्री केसर में पाई जाती है, और वहाँ पर होकर के फिर वो मियोसिस होकर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनते हैं। तो माइक्रोस्पोर का जो प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर, इसको स्पोरोजेनेसिस हम बोलते हैं। इस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को स्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है बनना। तो जेनेसिस शब्द का जो मतलब है, जेनेसिस मतलब बनना। तो स्पोर का बनना यानी कि युग्मक का बनना तो स्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर बनेगा तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर बनेगा तो मेगास्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोर आर प्रोड्यूस्ड इन एंथर्स। जो एंथर होते हैं उसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, उसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला जाता है। और मेगास्पोर जो है वो ओव्यूल या बीजांड के अंदर बनते हैं, तो उसको हम मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। जो एंथर होता है या पुंकेसर जो होता है, उसमें 4 ऐसे सैक्स होते हैं। जो एंथर का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो ये इस तरीके से होता है। यहाँ पे ऐसे 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये और ये फिलामेंट से जुड़ा होता है। तो इसमें 4 पॉलन सैक होते हैं, पॉलन सैक, जहाँ पे पॉलन या पुंकेसर या परागकण बनते हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे कोशिकाएं होती हैं जिनको पॉलन मदर सेल कहा जाता है। तो पॉलन मदर सेल या पीएमसी, पॉलन मदर सेल इसलिए कि उनसे ही बाद में पॉलन या परागकण बनेंगे। तो इसके अंदर ऐसे बहुत सारे सेल होते हैं जिसको पॉलन मदर सेल्स बोलते हैं। तो उनसे आगे चल के पॉलन ग्रेन या परागकण उससे डेवलप होते हैं। तो हर एक पॉलन मदर सेल जो है, जितने भी, इसमें बहुत सारे पॉलन मदर सेल होंगे, बहुत सारे पॉलन मदर सेल अंदर में है। तो इसमें जो है मियोसिस होता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो पॉलन मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होगा, उससे 4 हैप्लॉइड सेल या माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। हैप्लॉइड इसलिए क्योंकि मियोसिस हो गया है, तो गुणसूत्रों की संख्या जो है वो आधी हो गई है, 2n से n हो गया है। तो अगर कोशिका में, साधारण कोशिका में 20 क्रोमोसोम था, तो अब जो है 10 क्रोमोसोम आ गया है। तो हैप्लॉइड सेल या हैप्लॉइड कोशिकाएं बन गई हैं, जिनको कि माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं। तो इसमें पॉलन मदर सेल होते हैं जिसमें मियोसिस होता है, और मियोसिस होने के बाद यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद उसमें 4, हर एक सेल से, हर एक पॉलन मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। तो ये माइक्रोस्पोर जो है, यही बाद में इस मैच्योर होके पॉलन ग्रेन्स या परागकण बनते हैं। ये जो माइक्रोस्पोर बनते हैं, इसमें थोड़ा सा, इसमें स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज आता है। इनकी जो दीवार है, जो कोशिका की जो सेल वॉल है, सेल में, वो थोड़ी सी मोटी हो जाती है, उसमें थोड़ा थिक हो जाता है, कुछ मॉडिफिकेशंस होता है, होके अल्टीमेटली यही मैच्योर होके पॉलन ग्रेन बनते हैं। और ये जो मैच्योरेशन होता है, जब वो मैच्योर हो रहा होता है, माइक्रोस्पोर से परागकण बन रहा होता है, द माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस जो है, उसका जो केंद्र, मतलब एक पॉलन मदर सेल है, मान लीजिए एक पॉलन मदर सेल है, इसमें मियोसिस हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो 4 कोशिकाएं बनी। ये 2n थे, ये सब n वाले बने, यानी कि क्रोमोसोम की संख्या आधी हो गई। उसके बाद ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, ये माइक्रोस्पोर है, ये माइक्रोस्पोर, इसमें मैच्योरिटी आएगी, ये मैच्योर होंगे, और मैच्योर होने के बाद ये पॉलन बनेंगे या परागकण बनेंगे। तो जब इनकी मैच्योरिटी होती है, तो इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर का जो केंद्रक है, ये केंद्रक जो है ये डिवाइड करता है, ये भी इसमें विभाजन होता है सिर्फ केंद्रक में। यहाँ पे कोशिका का विभाजन नहीं होता है, सिर्फ केंद्रक का विभाजन होता है। माइटोटिकली, जैसा माइटोसिस या समसूत्री में होता है, वैसा विभाजन होता है। यानी कि विभाजन हो के अगर यहाँ पे केंद्रक में n गुणसूत्रों की संख्या n है, तो जिसमें जो कोशिका में विभाजन होगा, केंद्रक में जो विभाजन होगा, विभाजन होकर जो 2 अलग अलग केंद्रक बनेंगे, इनमें भी n ही होगा, क्रोमोसोम की संख्या उतनी ही बनी रहेगी। तो इसमें विभाजन होता है माइटोटिकली टू प्रोड्यूस ए जनरेटिव एंड ए वेजिटेटिव और ट्यूब न्यूक्लियस। तो इसमें ये जो कोशिका है माइक्रोस्पोर, इसमें मैच्योरिटी के दौरान इसके केंद्रक में विभाजन होता है, और ये विभाजन होकर 2 केंद्रक बनाते हैं। एक केंद्रक को हम बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस, और दूसरे को हम बोलते हैं वेजिटेटिव या ट्यूब न्यूक्लियस। तो एक जनरेटिव न्यूक्लियस बनेगा, दूसरा ट्यूब न्यूक्लियस बनेगा। तो इसमें विभाजन होता है माइक्रोस्पोर, इसमें मैच्योरिटी के दौरान इसके केंद्रक में विभाजन होता है, और ये विभाजन होकर 2 केंद्रक बनाते हैं। एक केंद्रक को हम बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस, और दूसरे को हम बोलते हैं वेजिटेटिव या ट्यूब न्यूक्लियस। तो एक जनरेटिव न्यूक्लियस बनेगा, दूसरा
ट्यूब न्यूक्लियस बनेगा। ट्यूब न्यूक्लियस इसलिए कि जब ये जाके फीमेल पार्ट के ऊपर गिरेगा तो यहाँ से जो ट्यूब बनता है वो ट्यूब उसी से वो न्यूक्लियस की वजह से बनता है। ये एक फोटोग्राफ है जहाँ से हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। ये स्टैमेन है, ये एंथर इसका फिलामेंट है, मेल पार्ट है। तो इसका जब हम ऐसा सेक्शन काटते हैं, ऐसा इसको जब ऊपर अगर ब्लेड से हम काट दें तो हमको ये दिखाई देगा, ये 4 जो है 1 2 3 4 ये 4 हिस्से इसमें 4 सैक जैसे दिखाई देते हैं। इसके अंदर जो है बहुत सारे पॉलन मदर सेल्स या पीएमसीज होते हैं। ये पीएमसी जो है पॉलन मदर सेल, इसमें जैसा 2n दिखाया गया है, इसमें पहला मियोसिस होता है। मियोसिस होने के बाद जो है जो परागकण बनता है उसमें n हो जाता है, क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। तो पहले 2 सेल बनते हैं जिसके के लिए डायड टर्म यूज़ किया गया है। उसके बाद 4 सेल बनते हैं, दूसरा मियोसिस 2 होता है तो जिससे टेट्राड बनता है। 4 सेल है तो टेट्राड बोला गया है। ये जो पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर बना, इसमें थोड़ा सा मैच्योरिटी होकर अल्टीमेटली पोलन ग्रेन या परागकण बनता है। तो इसमें जो माइक्रोस्पोर है इसमें माइटोसिस होता है पर कोशिका का विभाजन नहीं होता है। तो 2 केंद्रक जो है वो विभाजित होकर 2 बन जाते हैं। एक को जनरेटिव न्यूक्लियस बोला जाता है, दूसरे को वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोला जाता है। तो जो परागकण होता है वो बाई न्यूक्लिएट होता है, यानी कि उसमें 2 केंद्रक होते हैं। और उसके बाद जो जनरेटिव न्यूक्लियस है, जो कि ये वाला न्यूक्लियस है, इसमें फिर से एक डिवीज़न होता है और डिवीज़न होकर 2 केंद्रक बन जाते हैं। और जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये इसकी वजह से जो है ऐसा ट्यूब जैसा ग्रोथ होता है जब ये फीमेल पार्ट के ऊपर गिरता है। तो जो जनरेटिव न्यूक्लियस है यही अल्टीमेटली जाके ये जनरेटिव न्यूक्लियस जाके निषेचन में हिस्सा लेता है। तो निषेचन में जाके जो फर्टिलाइजेशन करता है वो ये जनरेटिव न्यूक्लियस है। तो इसमें विभाजन होकर फिर से 2 केंद्रक बन जाते हैं जिसको हम स्पर्म्स बोल सकते हैं, या जो स्पर्म्स जाके जो कि फ्यूजन में हिस्सा लेता है, जो कि मेल गैमेट के जैसा काम करता है, पुंगयुग्मक जैसा काम करता है। तो ये जो है ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या पोलन ग्रेन बनने का जो कहानी है वो ये है कि यहाँ पे 4 ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, 4 अलग अलग कंपार्टमेंट मिलते हैं जहाँ पर पोलन मदर सेल होता है। इसमें मियोसिस होके माइक्रोस्पोर बनता है जिसको पोलन ग्रेन भी कर सकते हैं, पर ये इमेच्योर होता है। ये माइक्रोस्पोर का सिर्फ केंद्रक विभाजित होता है, पहले 1 से 2, फिर जो जनरेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस फिर से डिवाइड होता है, 2 स्पर्म्स बन जाते हैं जो कि अल्टीमेटली जाके निषेचन में हिस्सा लेते हैं। इसी तरह से जब हम मेगास्पोरोजेनेसिस देखते हैं, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के जो सेल हैं वो कैसे बनते हैं, तो उसमें बोलते हैं जो बीजांड होता है उसके अंदर कोई एक कोशिका सिंगल सेल जो है वो बाकी सबसे अलग होती है, डिफरेंशिएट करती है, बाकी सबसे वो अलग होती है, होके एक मेगास्पोर मदर सेल बनाती है। तो मेगास्पोर मदर सेल बनाती है और जिससे कि अल्टीमेटली मेगास्पोर या एक जो है वो अंडाणु वो बनेगा। तो मेगास्पोर मदर सेल बनाती है और ईच मेगास्पोर मदर सेल में फिर उसमें मियोसिस होता है, होके 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं या 4 मेगास्पोर बनते हैं। तो हम उसमें भी देखें कि जो पीएमसी है, पोलन मदर सेल है, पोलन मदर सेल में भी जो है मियोसिस होता है और होके 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं या पोलन ग्रेन्स बनते हैं। और यहाँ भी जो है जो मेगास्पोर मदर सेल है वहाँ पर मियोसिस हो करके और मेगास्पोर बनते हैं, 4 मेगास्पोर यहाँ भी बनते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अंतर है, ये 4 में से 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, जबकि पोलन ग्रेन में चारों के चारों जो है अल्टीमेटली पोलन ग्रेन बनाते हैं, जो चारों माइक्रोस्पोर हैं। लेकिन यहाँ पर जो है जो मेगास्पोर्स बनते हैं, मेगास्पोर मदर सेल से जो मेगास्पोर बनता है उसमें 3 जो है वो डीजेनरेट कर जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, लिविंग ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर पर ओव्यूल। तो एक बीजांड में सिर्फ 1 मेगास्पोर बचता है जो कि एग सेल बनाता है। तो ये कैसे होता है ये हम अगले स्लाइड में देखेंगे। जब हम यहाँ देखते हैं या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक फ्लावर जो है फूल के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देख रहे हैं, तो इसमें स्टिग्मा स्टाइलर ओवरी होता है और ओवरी के अंदर ओव्यूल या बीजांड होता है, जो गाइनोशियम, इसको पूरे को हम गाइनोशियम बोलते हैं। इस ओव्यूल के अंदर, इसके अंदर का कोई एक कोशिका जो है
वो मेगास्पोर मदर सेल में चेंज करती है। इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, इसमें से कोई एक कोशिका जो है मेगास्पोर मदर सेल में चेंज होती है। तो मेगास्पोर मदर सेल में चेंज होने के बाद इसमें मियोसिस होता है। लेकिन इसी में हम देखें, जैसा कि एपोमिक्सिस में हम देख रहे थे कि अगर यही सीधे सीधे अगर बिना ये सब हुए सीधे सीधे एम्ब्रोसैक में डेवलप हो जाती है तो उसको हम डिप्लोस्पोरी बोलते हैं। तो ये सीधे से जो मेगास्पोर मदर सेल है वो सीधे एम्ब्रोसैक बना देती है। पर एक्चुअल में इसमें क्या होता है, जब मेगास्पोर मदर सेल हुआ, ये जो सेल अलग हो गया, बाकी कोशिकाओं से ये अलग हो गया, मेगास्पोर अलग टाइप का बन गया, तो इसमें मियोसिस होगा, पहला मियोसिस, दूसरा मियोसिस, तो 4 कोशिकाएं बन जाती है। ये जो 4 कोशिकाएं बनती है, इसमें से 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती है। सिर्फ एक कोशिका जो है बचती है, जिसको कि हम मेगास्पोर बोलते हैं। ये मेगास्पोर अब माइटोसिस इसमें होता है, और जैसा कि पोलन मदर सेल में होता है, यहाँ भी हम देखते हैं कि इसमें सिर्फ केंद्रक का विभाजन होता रहता है। तो पहले एक बार माइटोसिस, ये पहला माइटोसिस, दूसरा माइटोसिस, तीसरा माइटोसिस, तो 3 बार इसमें माइटोसिस होता है। तो 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 केंद्रक इसके अंदर बन जाते हैं। इन 8 केंद्रकों में से 3 जो है वो एक तरफ रहता है, जिसमें से एक जो है वो एग सेल में मॉडिफाई होता है, और बाकी 2 है उसके सहयोगी कोशिकाएं, जिसको सिनर्जिड्स बोलते हैं, वो होते हैं। इधर से एक और इधर से एक और एक इधर इसके बीच में आके एक साथ रहते हैं, जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। और नीचे जो है बाकी 3 जो बच गए हैं वो यहाँ पर रहते हैं, जिसको हम एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। तो एंटीपोडल सेल्स से भी एम्ब्रोसैक का डेवलपमेंट होता है, एग सेल से भी होता है। तो पार्थेनोजेनेसिस यहाँ से हो रहा है, तो एपोगैमी, तो इस तरीके से यहाँ से डेवलपमेंट हो सकता है। अब ये जो बन गया, ये पूरा बीजांड जो है वो तैयार हो गया, एम्ब्रोसैक तैयार हो गया। अब जब नॉर्मल प्रोसेस में जब निषेचन या फर्टिलाइजेशन होता है, तो वहाँ हम देखे थे कि जो परागकण होता है उसमें से जो ट्यूब, पोलन ट्यूब आता है, उसमें एक ट्यूब न्यूक्लियस रहता है और 2 स्पर्म्स न्यूक्लियस रहते हैं। तो ये जो 2 स्पर्म न्यूक्लियस हैं वो यहाँ आके एक जो है, इसमें से एक आके इस एक सेल के साथ फ्यूजन करता है। तो यहाँ पर N हो चुका है, ये N, तो ये N और ये N दोनों मिल करके वापस 2N बन जाता है। तो यहाँ पर वापस दोनों मिल करके 2N बन जाता है। और जो दूसरा केंद्रक है वो आकर ये जो बीच में जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है, ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं। तो 1, 2, 3, यहाँ से 2 पोलर न्यूक्लियाई और यहाँ से 1, तो ये 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये तीनों आके मिल जाते हैं। तो जब फर्टिलाइजेशन या निषेचन होता है तो ये घटना होती है। ये पोलन ट्यूब के द्वारा ये दोनों केंद्रक यहाँ आते हैं, और एक केंद्रक जो है एक जो एग सेल है उसके साथ फ्यूजन करती है, और दूसरा केंद्रक जो है बीच में जो 2 पोलर न्यूक्लियस हैं उनके साथ फ्यूजन करती है। तो यहाँ पर N और N मिल करके 3N हो जाता है। तो चूँकि ये 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसको इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है कि डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। अब ये जो है यही डेवलप करके आगे एक फ्रूट्स और एम्ब्रियो और फ्रूट और उसमें सीड, ये यहीं से आगे डेवलप होके होता है। पर इसका काम क्या है, जब यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन हुआ N हो गया, ये जो है एक पोषक तत्वों के तौर पे, बीज के पोषक तत्वों के तौर पे काम करती है। तो एग सेल जो है ये डेवलप होके आके एम्ब्रियो बनती है, जाइगोट, पहले जाइगोट, जब 2N 2 का फ्यूजन हुआ तो उसको जाइगोट बोलते हैं। वो जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बनती है। एम्ब्रियो मतलब एक छोटा मिनिएचर पौधा जिसको हम बोल सकते हैं, जिसमें तना और जड़ दोनों अब डिफरेंशिएट होकर दिखने लगा है। तो एम्ब्रियो इज़ नथिंग बट ए डिफरेंशिएटेड जाइगोट। जाइगोट जिसमें एक ही कोशिका है, एक ही सेल है, जिसमें 2N एक आधा क्रोमोसोम पेरेंट से और आधा क्रोमोसोम दूसरे पेरेंट से आया हुआ है। इसमें जब लगातार विभाजन होता है तो विभाजन होकर इसमें अब डिफरेंशिएशन यानी अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग आकार, एम्ब्रियोसैक होता है। एम्ब्रियोसैक में हम देखते हैं कि जो कोशिकाएँ इसमें रहती है वो 3 प्रकार की कोशिकाएँ, इसके अंदर 3 प्रकार के केंद्रक रहते हैं। एक यहाँ पे एग सेल होता है, एक उसके साथ में सिनर्जिड्स होते हैं। इसके बाद यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई रहते हैं 2, और यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स हैं एम्ब्रियोसैक में। तो जो पोलन ग्रेन आता है, यानी कि जो पोलन आता है, जैसा कि हम देखें हैं पोलन मदर सेल या परागकण, जब वो ट्यूब जैसा बन के यहाँ फर्टिलाइजेशन करता है
तो इसका जो केंद्रक है, इसमें यहाँ 2 स्पर्म न्यूक्लियस होता है और एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है। ट्यूब न्यूक्लियस जिससे ये ग्रो करता है। तो ये जो 2 स्पर्म न्यूक्लियस होता है, ये 2 स्पर्म न्यूक्लियस में से एक जो है आके एग सेल के साथ फ्यूजन होता है, एग सेल के साथ में आके यहाँ से आके ज्वाइन होता है। तो यहाँ N है और यहाँ N है, ये N और ये N मिल करके 2N हो जाता है। और दूसरा जो केंद्रक है, दूसरा केंद्रक आके यहाँ पर ज्वाइन होता है। तो यहाँ पर 2 केंद्रक ऑलरेडी हैं, पोलर न्यूक्लियाई 2 ऑलरेडी हैं और उसके साथ ये आके ज्वाइन होता है। तो यहाँ पर N N और N मिल करके 3N हो जाते हैं। तो ये जो एग सेल से जब स्पर्म का फ्यूजन हुआ तो तब क्या बनेगा, जाइगोट। जो जाइगोट बनता है वो जाइगोट में फिर डिफरेंशिएशन होने लगता है, यानी कि उसमें फिर विभाजन होने लगता है और विभाजन हो के उसमें कोशिकाएं जो है अलग अलग आकार लेने लगती हैं और उसमें फिर धीरे धीरे एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो मतलब ऐसा हो जाता है कि उसमें अब प्लांट का एक छोटा मिनिएचर आकार, माइक्रोस्कोपिक आकार वो दिखने लगता है उसमें। मतलब एक अब ये तय हो जाता है कि ये हिस्सा, कौन सा हिस्सा जाके जड़ बनेगा और कौन सा हिस्सा जो है तना बनेगा। रूट और शूट में वो अलग अलग हो जाता है। फिर वही हिस्सा ऊपर शूट या तना बनता है, वो दूसरा हिस्सा जो है जड़ बनता है। तो जब ये स्थिति आ जाती है कि एक डिफरेंशिएशन हो गया है, अब ये तय हो गया है कि इसमें से कौन सी कोशिकाएं जो है वो तना में विकसित होगी और कौन से जड़ में विकसित होगी, तो एक डिफरेंशिएशन का स्टेज आ गया है, उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। तो जाइगोट में जब ये डिफरेंशिएशन हो गया है, इस तरह की स्थिति आ गई है, तो उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। तो एम्ब्रियो इज़ नथिंग बट ए डिफरेंशिएटेड जाइगोट। जाइगोट में डिफरेंशिएशन हो गया है, उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। तो ये जो 3N वाला हिस्सा है, जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ दूसरे न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ है, जो सेकंड न्यूक्लियस जो इसका फ्यूजन जो है हमारा पोलर न्यूक्लियाई के साथ हुआ है, उसका क्या होगा, ये जो है डेवलप करके एंडोस्पर्म बनाता है। ये डेवलप करके एंडोस्पर्म बनाता है। जो तो जब हम बीज का अध्ययन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गेहूं के बीज का या राइस के सीड का जब हम अध्ययन करते हैं, तो देखते हैं कि छोटा सा हिस्सा रहता है जहाँ पे एम्ब्रियो रहता है, जो कि प्लांट में डेवलप करता है, और बाकी जो हिस्सा है इसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं। ये एंडोस्पर्म एक्चुअली क्या है, एंडोस्पर्म उसको जो नया पौधा विकसित हो रहा है, जब उसको हम बीज ज़मीन पे लगाते हैं, लगाने के बाद बीज को लगाने के बाद जब तक उसमें पत्तियां नहीं निकलती हैं और जब उसका खुद का प्रकाश संश्लेषण जब तक शुरू नहीं होता है, तब तक उसको ये भोजन उपलब्ध कराता है। तो ये इसके लिए फूड का स्टोरेज की तरह काम करता है। तो यहाँ पे 3N है स्ट्रक्चर। तो ये 3N वाला स्ट्रक्चर यानी कि एम्ब्रियो एंडोस्पर्म जो बनता है, वो नया जो पौधा विकसित होता है उसके लिए सोर्स ऑफ फूड, उसके लिए भोजन का काम करता है। तो ये है आपका मेगास्पोरोजेनेसिस। और मेगास्पोरोजेनेसिस में जब फर्टिलाइजेशन होता है, मेगास्पोर जब बन जाता है या बीजांड वगैरह बन जाता है, तो उसमें जब निषेचन होता है, तो निषेचन होने के बाद क्या होता है, तो जो एग सेल है, एग सेल से एम्ब्रियो डेवलप होगा और फिर आगे नया प्लांट बनेगा, और जो पोलर न्यूक्लियाई है उसके साथ फ्यूजन होने से एंडोस्पर्म बनेगा, जो कि नया प्लांट को फूड प्रोवाइड करेगा। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि एक न्यूक्लियस जो है वो पॉलन से आया, मतलब कुछ क्रोमोसोम पॉलन से आए और कुछ क्रोमोसोम एग से आए, तो दोनों जगह से क्रोमोसोम आके मिलते हैं और मिलके नया प्लांट तैयार होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता क्या है, तो जब आधे क्रोमोसोम पेरेंट से आ रहे हैं, मतलब एक मेल पार्ट से आधे क्रोमोसोम आ रहा है और फीमेल पार्ट से आधा क्रोमोसोम आ रहा है, तो दोनों का जब फ्यूजन होता है तो दोनों क्रोमोसोम अलग अलग सोर्स से आ रहे हैं, तो उसमें अलग अलग जीन होंगे। तो जब अलग अलग जीन होंगे, तो अलग अलग जीन होने से उसमें क्या होगा, उसमें फ्यूजन होने से जब नेक्स्ट जनरेशन, अगला पीढ़ी जब तैयार होगी, उसमें जब मियोसिस होगा, उसमें जब फिर से प्रजनन की स्थिति आएगी, तो इन क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर होगा, इसमें जीन का आदान प्रदान होगा, तो नए कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सबसे फ़ायदा ये है कि नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इस तरह का प्रजनन होता है, तो हम उसमें पेरेंट्स का, यानी कि कौन से पौधे को, कौन से समूह को हम फीमेल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और किसको हम मेल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, इसका हम चुनाव कर सकते हैं। तो चुनाव हम क्या देख के करेंगे, मान लीजिए ये हमारा एक समूह है जहाँ पे
बाकी सारे लक्षण अच्छे लक्षण हैं पर कुछ एक आध लक्षण जो है वो ख़राब है या मिसिंग है, तो उसको डालने के लिए हम किसी ऐसे पौधे का चुनाव मेल के तौर पे कर सकते हैं जिसमें वो लक्षण मौजूद है। तो जब इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो पॉलन के थ्रू, परागकण के थ्रू वो उसके जीन यहाँ पे आ जाएंगे, और जब अगली पीढ़ी में हो सकता है वो जीन अगर इसमें सेटल हो जाए तो अगली पीढ़ी में वो लक्षण हमको दिख सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो इसी का इस्तेमाल जो है, जो प्रजनक जो है, पादप प्रजनक जो है, वो प्लांट ब्रीडर जो है उसको करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इस्तेमाल नई पीढ़ी को विकसित करने में, क्रॉस बनाने में, स्ट्रक्चर को, कोई कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने में, हाइब्रिड बनाने में। तो इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा रोल है। जो भी विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं नेचर में, उसका एक मेजर सोर्स ये है। तो इनको विभिन्नताएं जो उत्पन्न होती है उसका एक मेजर सोर्स ये है। एक तो हम जानते हैं कि म्यूटेशन या उत्परिवर्तन के द्वारा होता है, पर एक मेजर सोर्स ये है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है। क्योंकि नेचर में जब हम देखते हैं कि मैन मेड को अगर हम छोड़ दें या जहाँ पे इंसानों के द्वारा हो रही है, नेचर में जो अगर हम देखें तो नेचर में बहुत सारे वेरिएशंस मिलते हैं। वाइल्ड टाइप या जंगली प्रजातियों को अगर हम देखें तो बहुत सारी जंगली प्रजातियाँ मिलती हैं। हर एक क्रॉप प्लांट की जिसको कि आज हम उगाते हैं खेतों में, उसकी जंगली प्रजातियों को हम देखें तो बहुत सारी जंगली प्रजातियाँ मिलती हैं, और उसमें बहुत तरह के अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग अलग लक्षण उसमें मिलते हैं। तो इसलिए वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमको कभी ज़रूरत पड़े तो वहाँ से हम रिप्रोडक्शन के द्वारा उगाई जाने वाली प्रजातियों में उन लक्षणों को ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसलिए जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिज्म है या प्लांट्स हैं, उनका कलेक्शन जो है वो करके रखा जाता है। कई जगह पे करके रखा गया है। जैसे इंडिया में ICR जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, वहाँ पर उसकी एक बॉडी है NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। वहाँ पर जो है हर किस्म के पौधों का जो कि खेती में हो, फॉर एग्ज़ाम्पल गेहूं है, चावल है, मक्का है, तो उन सब की बहुत सारी किस्मों को वहाँ इकट्ठा करके रखे हैं, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो कोई कैरेक्टर ट्रांसफ़र करना है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से हम उसको ट्रांसफ़र कर सकें। तो इसलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमेनन है, बहुत इम्पॉर्टेंट घटना है, जिसके द्वारा विभिन्नताएँ उत्पन्न होती हैं, लक्षणों को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसको कंट्रोल करके प्लांट ब्रीडर जो है, इसलिए प्लांट ब्रीडर को ये जानना ज़रूरी है कि जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वो कैसा है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसके लिए उस तरीके का ब्रीडिंग मेथड या पादप प्रजनन की वैसी विधि वो इस्तेमाल में ला सकता है।